अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकल बिलिंग में एआर को सबसे मुश्किल समझा जाता है, लेकिन अगर उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस और प्रॉपर उनकी एसओपीज़ लिखी जाए तो मेरे ख़्याल में फिर वो इतना मुश्किल नहीं है, वो बहुत इजी टू मैनेज है। तो आज हमारे इस लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर अकाउंट रिसीवेबल जो एजिंग पड़ी होती है उस हवाले से। नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आरसीएम एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आरसीएम। आरसीएम क्या है और आरसीएम का मकसद क्या है? अ प्रोसेस विच इज़ begins with a patient schedule and appointment and ends when the healthcare provider has accepted all payments। एक ऐसा प्रोसेस जो शुरू होता है पेशेंट के स्केजुलर से, यानी उसके अपॉइंटमेंट से, और एंड होता है डॉक्टर को पेमेंट मौसूल होने तक। द पर्पज़ ऑफ आरसीएम इज़ टू रिड्यूस बिलिंग एरर्स। आरसीएम का मकसद है बिलिंग मिस्टेक्स को यानी बिलिंग एरर्स को कम करना एंड इंक्रीज रीइंबर्समेंट प्राइम पेयर्स टू प्रोवाइडर्स, और इंश्योरेंस कंपनी से डॉक्टर को पेमेंट इंक्रीज़ करवाना, यानी रीइंबर्समेंट रेट जो है वो इंक्रीज़ करवाना। रेट तो नहीं वैसे, लेकिन कुछ क्लेम ऐसे होते हैं कि ज़्यादा डिनाई होते हैं और कभी कभार कुछ लोग जो उस पर गौर नहीं कर रहे होते। लेट सपोज़ अगर 3 सीपीटीज़ हैं, उसमें से 2 पे होते हैं, तीसरा डिनाई होता है, तो वो जो है उसको इग्नोर किया जाता है। लेकिन इस केस में आरसीएम अगर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो तो वो तीसरा सीपीटी भी पे हो सकता है विद प्रॉपर मॉडिफायर, विद प्रॉपर गाइडलाइंस। तो ये जो था आरसीएम का पर्पस। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या होती है? नंबर ए जो है यहाँ पर उसका जो आंसर है, मेडिकल कंडीशन दैट स्टार्टेड बिफोर हेल्थ इंश्योरेंस वेंट इनटू इफेक्ट। मेडिकल कंडीशंस वो होती है ये जिसमें जो स्टार्ट होती है पेशेंट के इंश्योरेंस प्लान एक्टिव होने से यानी इफेक्टिव होने से। नंबर 3, व्हाट इज़ मेडिकेयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मेडिकेयर एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया क्या होता है, यानी हम जब मेडिकेयर का कोई पेशेंट है तो वो कब एलिजिबल होता है? तो उसके लिए सबसे पहले है कि उसका एज 65 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी 65 साल या उससे ज़्यादा हो। सर्टन यंगर पीपल विद डिसेबिलिटी, या कुछ ऐसे लोग जो जवान होते हैं लेकिन उसमें डिसेबिलिटीज़ पाई जाती है, तो वो भी उस केस में जो है वो मेडिकेयर एलिजिबिलिटी में आ जाता है। एंड स्टेज रीनल डिजीज़, यानी जो एंड स्टेज पर होते हैं, जो क्लोज टू डेथ होते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि भाई इनके कुछ ही दिन रह गए हैं और इनका बचना मुश्किल हो जाता है, उसके कुछ परसेंट जो है वो ज़िंदगी जो है इस दुनिया में बाकी है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, तो वो भी मेडिकेयर एलिजिबिलिटी। जिसमें अगर बात करें गुर्दे जो किडनीज़ हैं उनके पेशेंट हैं, ठीक है, और इस तरह के काफ़ी सारे डिसेबिलिटी के मतलब ये जो क्रिटिकल कंडीशंस होती है पेशेंट्स की, तो वो उसमें आ जाते हैं। द पीपल हु पेज 10 ईयर्स टैक्स, और वो लोग जो 10 साल तक जो है वो टैक्स दे रहे हों। What is mean by E&M codes? E&M codes क्या होते हैं? ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल डू फेस टू फेस कन्वर्सेशन विद पेशेंट और पेशेंट फैमिली इज कॉल्ड E&M। हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करेगा? फेस टू फेस कन्वर्सेशन करेगा पेशेंट के साथ और उसकी फैमिली के साथ, तो वो E&M कहलाता है। ऑफिस विजिट कोड्स लाइक 99213, 99214, आउट पेशेंट विजिट कोड्स, न्यू पेशेंट विजिट कोड जिसमें 99203, 99205 ये न्यू कोड्स होते हैं। और E&M कोड्स का मतलब आपको समझा दिया है कि E&M कोड्स जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट्स के साथ फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहा होता है, उसके डिजीज़ के हवाले से उनकी काउंसलिंग कर रहा होता है, उनकी फैमिली की काउंसलिंग कर रहा होता है, तमाम तरह उनके फैमिली मेम्बर्स बैठे होते हैं और उनके साथ डिस्कशन होती है। फेस टू फेस डॉक्टर से काउंसलिंग लेते हैं, उनसे गाइडलाइंस लेते हैं और फिर वो जो है E&M में आ जाते हैं। वर्ड modified 24 explain unrelated E&M code performed during the global period or during the post operative period। जब किसी भी पेशेंट की सर्जरी होती है और उससे वो उसी पीरियड के दौरान, यानी उनके एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, ग्लोबल पीरियड होता है 3 मंथ्स का, कुछ डेज़ का भी होता है, तो उसी दौरान अगर पेशेंट जो है वो विज़िट करता है डॉक्टर को किसी दूसरी डिजीज़ के लिए, तो फिर वो 24 का मॉडिफायर लगाते हैं वहाँ पर, ताकि वो क्लेम पे हो जाए और वो इंश्योरेंस को इंडिकेट किया जा सके कि ये जो क्लेम है ये अदर दिन सर्जरी है, ये किसी दूसरे पार्ट पे जो है वो अम्पेंड हुआ है, ये सर्विस परफॉर्म हुई है।
एक्सप्लेन ऑथराइजेशन सिनेरियो। ऑथराइजेशन सिनेरियो क्या होता है? इन ऑथराइजेशन सिनेरियो, नो ऑथराइजेशन डिनाइल वीडियो लिंक गिवन इन द फर्स्ट कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ एक्सप्लोर द लिंक फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये ऑथराइजेशन के हवाले से मैंने स्पेशल लेक्चर भी बनाया है, वो उसका मैं नीचे कमेंट में आपको प्रेजेंट कर दूंगा, लिंक में शेयर कर दूंगा, तो उसके ऊपर फिर जो है आपको जाके उस चीज़ को जो है वो लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्रीफली इसको बता देता हूँ कि कुछ ऐसे सर्विसेज होती है जिसके लिए ऑथराइजेशन चाहिए होती है, और इंश्योरेंस को कॉल करके डॉक्टर जो है वो पूछ रहा होता है कि मैं ये सर्विसेज ले रहा हूँ, पेशेंट आया हुआ है, पर पेशेंट इस कंडीशन में है और मैं ये सर्विसेज ले रहा हूँ, क्या मुझे आप ऑथराइज़ करेंगे, नहीं करेंगे। कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जो अदर दिन डॉक्टर के जो है उसमें आती है, नेटवर्क में आती है, और वहाँ पर फिर वो सर्विस परफॉर्म करना लाजमी होता है। तो फिर उस केस में क्या होता है, ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड होता है, प्रायर ऑथराइजेशन होता है जो सर्विस परफॉर्म करने से पहले डॉक्टर ले लेता है। जब सम टाइम ऐसा होता है कि डॉक्टर जो है वो ऑथराइजेशन भूल जाता है, ऑथराइजेशन नहीं ली होती है, लेकिन सर्विस को परफॉर्म करता है, तो उसके बाद फिर इंश्योरेंस को कॉल की जाती है रेट्रो ऑथराइजेशन के लिए, और उनको कहता है कि सम रीज़न की वजह से मैं टाइमली ऑथराइजेशन नहीं ले सका, लेकिन नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क फॉर दैट। टेल मी द कॉमन डिनाइल्स ऑन विच यू आर वर्किंग इन द प्रीवियस कंपनी। कोई ऐसे डिनाइल रीजंस जो है वो डिनाइल्स जिसमें आपने पिछले कंपनी में काम किया हो। नॉन कवर्ड चार्जेस है, डुप्लीकेट है, टाइमली फाइलिंग लिमिट है, ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है, रेफरल एब्सेंट है, मैक्सिमम बेनिफिट्स मेट है, सीपीटी इनकंसिस्टेंट विद मॉडिफायर है, क्लेम नॉट कवर्ड बाय द स्पेयर है, मे बी covered by another pairs, patients enroll in a hospice etc. ये वो डिनाइल्स हैं जो मतलब ये कि कॉमन डिनाइल्स हैं, और उसको पिछली बिलिंग कंपनी में लेट सपोज अगर उनसे पूछा जाए किसी भी एआर स्पेशलिस्ट से, तो उनका यही आंसर होगा कि ये जो कॉमन डिनाइल्स है ये वहाँ पे भी थे और उन पे उन्होंने काम किया है और उनसे चीज़ें सीखी है। व्हाट इज़ द डिनाइल कोड फॉर CO109? तो उसका पर्पस है कि क्लेम और सर्विस नॉट कवर्ड बाय दिस पेयर। ये डिनाइल आता है कि जब आप ऐसे इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट करते हैं जो उसका जो उस पेशेंट के लिए, उस प्लेन के लिए नहीं होता, या सम टाइम ऐसा होता है कि आपका जो सेकेंडरी इंश्योरेंस होता है लेकिन आप गलती से प्राइमरी इंश्योरेंस होती है लेकिन आप सेकेंडरी को बिल कर देते हैं, तो सेकेंडरी क्लेम कहता है कि कवर्ड बाय अनदर पेयर, या COB का डिनाइल आ जाता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, लेट सपोज एक इंश्योरेंस जो है आप एटना को बेल करते हो और उसकी प्राइमरी इंश्योरेंस है सिग्ना, तो एटना क्या करेगी कि कवर्ड बाय अनदर पेयर, मैं तो नहीं हूँ भाई इसकी इंश्योरेंस, आप सिग्ना को फॉरवर्ड कर दे क्लेम को, तो उस केस में CO109 का डिनाइल आ सकता है, और वो कहता है कि भाई ये डिनाइल जो है वो कवर, ये क्लेम जो है कि कोई दूसरा प्लेन है वो कवर करेगा, नर ऑन दिस केस बाय सिग्ना और एटना। तो आप करेक्ट पेयर को सबमिट करेंगे। इसका एक्शन यही होगा कि आप क्लेम को सब करेक्ट क्लेम के साथ, करेक्ट इंश्योरेंस के साथ, एक्शन के साथ सबमिट करेंगे करेक्ट पेयर को। तो दिस इज़ द रीज़न दैट वी हैव टू सबमिट द क्लेम्स ऑन टाइमली मैनर टू द करेक्ट पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ मीन बाय अपील अपहेल्ड एंड अपील अपहोल्ड। अपील अपहेल्ड क्या है और अपील अपहोल्ड क्या है? एन अपील अपहेल्ड मीन्स अपील डिनाइड। अपहेल्ड का मतलब ये है कि डिनाइल जो आपने अपील सेंड किया होता है इंश्योरेंस कंपनी को किसी भी क्लेम को रिकन्सिडर करने के लिए, रिप्रोसेस करवाने के लिए, और आपको लगता है कि ये क्लेम जो है इंश्योरेंस ने गलत डिनाई किया है, और आप इसके ऊपर क्या करते हो, अपील सेंड करते हो, और वो इंश्योरेंस कहते हैं कि नहीं हमने डिनाइल सही दी है, और वो अपील को भी डिनाई कर देता है, तो उस केस में उस अपील को अपहेल्ड अपील बोलते हैं। वेयर एन अपील अपहोल्ड मीन्स स्टिल इन प्रोसेस। और अपील अपहोल्ड का मतलब ये है कि अपील जो आपने सेंड की है उसी सिनेरियो में वो अपील जो है इन प्रोसेस होता है, और आप जब उसका स्टेटस लेते हो या इंश्योरेंस को कॉल करते हो कि भाई मुझे इसका स्टेटस प्रोवाइड करिए या पोर्टल के ऊपर, तो वो वहाँ पे है अपहोल्ड में आता है। नंबर 10 है, इन एडिशन टू AR कॉलिंग जॉब रोल व्हाट विल यू डू अदर टास्क। अच्छा, इन एडिशन टू AR कॉलिंग जॉब रोल, आप जब AR कॉल करते हो तो व्हाट विल यू अदर टास्क, आपके कोई और टास्क कौन से होंगे? अपार्ट फ्रॉम कॉलिंग टू पेयर्स ऑन डिनाइल, एज एन एसोसिएट आई विल take initiative to make daily production consolidations, and I will download the daily production inventory file, and also I will allocate the job file to my colleagues if my TL absent.
अच्छा, आईटी कॉल्स के अलावा ये कह रहे हैं कि हमारे पे जो एआर से ये क्वेश्चन किया जाता है कि उनका क्या आंसर होगा, तो उसका ये है कि इनिशिएटिव टू डेली प्रोडक्शन कंसोलिडेशंस के ऊपर काम करेगा, और उसके अलावा डेली प्रोडक्टिविटी जो इन्वेंट्री फाइल है उनको डाउनलोड करेगा, और इसके अलावा अगर उनका टीम लीड अवेलेबल नहीं है तो उनका काम जो है उन टीम में स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है, उनसे पूछना है अगर वो एआर स्पेशलिस्ट सीनियर पोजीशन पे हो और उसको पता हो कि अब हमने काम को कैसे करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।